Hey everyone, this is चांदनी दिनानी welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि भाई हम prepare कर रहे हैं अपने board examinations के लिए and when I was discussing the 60-day strategy for you guys that has been released recently, so in that 60-day strategy video I have told somewhere when we were discussing the literature portion कि किस तरीके से आपको 60 minutes देने हैं वहाँ पर, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि यू नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स, यानी हर एक चैप्टर हर एक पोएम के आपको इंपॉर्टेंट या मेन पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करने हैं सो दैट एट द लास्ट मोमेंट भी अगर आप रिवाइज करना चाहो पूरी बुक को तो आप इन शॉर्ट नोट्स को जल्दी से पढ़ लोगे तो सारी की सारी जितने भी चैप्टर्स हैं पोएम्स हैं वो सब इजीली आपको रिवाइज हो जाएंगी। क्लियर? बट मैंने सिर्फ बोल दिया आपको इस तरीके से करना है, बट क्या करना है एग्जैक्टली आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, मेन पॉइंट्स कैसे मेंशन करने हैं चैप्टर के, दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड नाउ इन दिस वीडियो बिकॉज वी आर बिगिनिंग विथ वन शॉर्ट रिविजन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ एवरी बुक। क्लियर? तो हम जो है बिगिन कर रहे हैं विथ द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट दैट इज टाइटल्ड एज अ लेटर टू गॉड एंड विद इन दिस चैप्टर आपकी जो दोनों पोएम्स हैं दैट इज डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, ये दोनों भी आपके सिलेबस में हैं। So in this video, we'll discuss the main points of all these three, that is the chapter and both the poems. Clear? Also, हम ये भी देखने वाले हैं कि what is the message that is conveyed to us in the first chapter and also both the poems. Also, we will discuss the literary devices जो कि यूज की गई है इन दोनों पोएम्स में। तो क्या होगा, आपका लिटरेरी डिवाइस भी रिवाइज हो जाएगा और आपको सेपरेटली हर एक पोएम की लिटरेरी डिवाइस याद भी हो जाएंगी। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट बिगिन विथ द समरी और विथ द मेन पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ लेटर टू गॉड। क्लियर? ऑलराइट। अप्रोच रहने वाला है कि जब 60 डे स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस की है, अगर वो देखा है आपने, उसमें मैंने क्या बोला है, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। यू नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच चैप्टर ईच पोएम, राइट? अब वो कैसे करना है, हो सकता है भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से मैं बनाऊं या नो शॉर्ट नोट्स, तो यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंटेड है भाई सारे ही नोट्स फ्रॉम हर एक चैप्टर हम जो है प्रिपेयर करने वाले हैं एंड वी विल फोकस ऑन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दैट हमें पता चले कि पूरी जिस्ट क्या है, पूरी समरी क्या है चैप्टर की, क्या एग्जैक्टली कैरेक्टर्स हैं, क्या उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात की गई है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है सो दैट हम सिर्फ उस पर फोकस करें और फिर उसी पे बेस्ड अपने आंसर्स भी लिखें। क्लियर? तो अ लेटर टू गॉड की अगर हम बात करें तो ये पूरा चैप्टर जो है वो किस पे बेस्ड है, लेंचो पे, जो कि एक फार्मर है। Why it is written a letter to God? Because he writes a letter to God just asking him for 100 pesos because he requires it. ठीक है? तो इसीलिए टाइटल क्या है वो हमें पता है ऑलरेडी, कौन है मेन कैरेक्टर वो भी हमें पता है। बट अब इस पूरे चैप्टर की पूरी अगर आप लाइंस पढ़ते हो तो कुछ कुछ ऐसी लाइंस हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो वो क्या पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं सो दैट दिस चैप्टर इज देयर वेरी वेल रजिस्टर्ड इन आवर माइंड्स, दैट इज समथिंग वी विल सी फ्रॉम दीज मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। क्लियर? तो सबसे पहली चीज तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए ऑथर कौन है, जीएल फ्लुएंटिस। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए भाई कौन सी लाइंस हैं जो कि कौन से चैप्टर को बिलोंग करती हैं। क्लियर? तभी तो ये ऑथर वाली बात जो है वो वहां पर आप मेंशन कर सकते हो। ऑल्सो व्हेन यू राइट योर आंसर्स यू कैन मेंशन दिस पॉइंट दैट in this lesson A letter to God, G.L. Fluentis the author wants to tell this या wants to convey this। तो यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स हो गए, एक तो चैप्टर का नाम भी बता दिया आपने और एक ऑथर का नाम भी बता दिया। क्लियर? तो इसीलिए कुछ चीजें हैं जो आपको हर चैप्टर के लिए ध्यान में रखनी है। नंबर वन, जब उसको रीड कर रहे हो तो इस तरीके से रीड करो कि कोई भी लाइन उस चैप्टर की आपको मिल जाए तो आपको पता हो कि हाँ भाई दिस लाइन बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड ऑल्सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द ऑथर और द पोएट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर और पोएम। क्लियर? ऑल राइट। Now let's begin with the important pointers that you need to keep। और देखो हर जगह मैं इज आर ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, जब नोट्स बना रहे हो तो सीधे सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख लो। क्लियर? इससे क्या होगा, रिवीजन जो है एट दी लास्ट डे पे भी करोगे ना, अगर रिवीजन 1 घंटे में पूरे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। क्लियर? सो नंबर वन इज लेंचो। कौन है भाई? प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होते हैं? जो मेन कैरेक्टर हो चैप्टर के। क्लियर? या स्टोरी के। तो यहाँ पर पता चल गया हमको भाई मेन कैरेक्टर है लेंचो। हु इज द प्रोटैगनिस्ट? है क्या वो एक फार्मर, लिव्ड ऑन द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर था, वो था लेंचो का। कहाँ पर था? वॉज ऑन क्रेस्ट, यानी कि टॉप ऑफ अ लो
हिल, यानी कि हिल बनी हुई है, उसके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हो, क्रेस्ट। अब जब आंसर्स लिखोगे टॉप वर्ड ना यूज करना, ये सिर्फ समझाने के लिए है, करोगे क्या वर्ड, क्रेस्ट यूज करोगे, क्योंकि एक नया वर्ड है और ये जब लिखोगे तो आंसर हाईलाइटेड होगा। क्लियर? तो नंबर 1 चीज हमें ये पढ़ लोगे तो देखो कितनी चीजें रिवाइज हो गई। लेंचो है मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है वो क्या, एक फार्मर, एंड ही लिव्स इन ओनली वन हाउस, जो कि पूरे एंटायर वैली में एक घर है, एंड इट्स सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। क्लियर? कॉर्नफील्ड बिलोंग्ड टू लेंचो। तो क्वेश्चन आ सकता है लेंचो जो है वो किस चीज की खेती करते थे, ही यूज्ड टू ग्रो व्हाट इन हिज फील्ड्स, कॉर्न। क्लियर? तो देखो इतनी सी चीजों में आपको कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब इसके लिए आप पूरा एक चैप्टर की फर्स्ट पेज पढ़ोगे तो भी आपको यही पता चलेगा, बट अगेन जब रिवीजन कर रहे हो तो वही वापस से बुक खोल के पढ़ना क्या होगा, एक स्टूपिडिटी होगी, एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इफेक्टिवली हाउ यू विल इनकॉर्पोरेट दिस थिंग, दैट इज आफ्टर you have made these notes, now you can read this only and then your complete chapter will be revised in few minutes. Clear? All right. Next is Lencho was confident that the harvest would reap great profits if it rained. तो यहाँ पे क्या है, पूछ सकते हैं लेंचो किस चीज के लिए कॉन्फिडेंट थे, कि अगर बारिश हो जाती है, एक डाउनपोर हैवी रेनफॉल हो जाता है, या फिर एटलीस्ट एक शार हो जाती, थोड़ी बहुत बस बारिश हो जाए, तो क्या होगा, देयर वुड बी अ गुड हार्वेस्ट एंड इट वुड हेल्प हिम रीड ग्रेट प्रॉफिट्स, यानी बहुत फायदा होता अगर बारिश हो जाती है। दिस वाज समथिंग जिसके लिए लेंचो कॉन्फिडेंट थे। In this hope, spent an entire morning gazing at the sky in the northeast direction from where a drizzle was expected to shower on his field. Now there are many words जो आपको यहाँ दिख रहे हैं. You need to mention these words only in your answers. ठीक है, इसका synonym antonym लिखने की जरूरत नहीं है. It's just that synonym antonym अगर आप लिख लेते हो, मतलब कहाँ पर, नोट्स बनाते वक्त, तो इससे क्या होगा, आपको सिर्फ आपके एक दो क्वेश्चंस जो है ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि लेंचो वॉज फीलिंग डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो वर्ड्स जो है मिल जाएंगे जो सिनोनिम्स थे, जो ऑलरेडी आप जानते हो, तो आपको फिर मीनिंग ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए बोला आपको वो कैब इंप्रूव करने के लिए। क्लियर? अभी आंसर्स के लिए क्या करोगे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान में रखोगे एंड यू विल मेंशन दीज ओनली इन योर आंसर्स। सो नंबर 2 इज लेंचो वॉज कॉन्फिडेंट that the harvest would reap great profits if it rained, और एटलीस्ट a downpour हो जाता, एक शार हो जाता, तो आप सिर्फ downpour वर्ड यूज करोगे। क्लियर? और इस चक्कर में, इस होप में, इस उम्मीद में उन्होंने क्या किया, पूरा दिन जो है, पूरी मॉर्निंग जो है वो गेज करने में, यानी कि ध्यान से देखने में बिता दिया। इन द स्काई, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज वहां से ही एक ड्रिजल, एक छोटी मोटी बारिश की उम्मीद थी उनको। क्लियर? The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. अब देखो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्यों लिखा है हमने यहाँ पर, क्योंकि आपको 3-4 चीजें पता चलेंगी कि इनके बेटे थे, ठीक है, ओल्डर बॉयज एंड स्मॉलर बॉयज। सेकेंड, इनकी वाइफ जो है उसको बोला गया है वुमन। पूछा जा सकता है हु इज द वुमन इंडिकेटेड इन दीज लाइन्स, तो फिर आप बोल सकते हो दैट इज लेंचोस वाइफ। क्लियर? तो सिर्फ इतनी बात के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। डन? ऑल राइट। Next is big drops of rain began to fall during the meal. Lencho went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो जब खाना खा रहे थे ये, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बारिश होने लगती है। कब? व्हेन ही वाज हैविंग हिज मील एंड ही वेंट आउट, किस चीज के लिए गए बाहर, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। पूछा जा सकता है व्हाई डिड लेंचो लीव हिज मील एंड गो आउट, टू हैव द प्लेजर और टू फील दैट प्लेजर ऑफ रेन फॉलिंग ऑन हिज शोल्डर्स और हिज बॉडी। द रेन ड्रॉप्स वर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स बाय लेंचो। पूछा जा सकता है कि यहाँ पे लेंचो ने किस चीज से कंपेयर किया इन रेन ड्रॉप्स को। ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। बिग ड्रॉप्स 10 सेंट पीसेस से, और छोटे जो ड्रॉप्स थे लिटिल वंस वर कंपेयर्ड टू 5 सेंट पीसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो कितने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। नंबर 1, बहुत सारे रेन ड्रॉप्स जो है वो गिरे, रेन बिगैन टू फॉल, तो उन्होंने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया। बिग ड्रॉप्स वर कंपेयर्ड टू 10 सेंट्स एंड स्मॉल ड्रॉप्स वर कंपेयर्ड टू 5 सेंट्स। तो हो गया ना आपका रिविजन यहाँ पर कि 10 सेंट्स और 5 सेंट्स किस चीज को कंपेयर किया गया है। क्लियर? हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड। क्यों थी भैया हैप्पीनेस शॉर्ट लिव्ड? स्ट्रॉन्ग विंड एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। तो जो हेल स्टोन्स का मतलब क्या होता है, जो फ्रोजन रेन होती है, बर्फ के गोले, ओले बोलते हैं जिसको, वो होते हैं हेल स्टोन्स। तो हैप्पीनेस जो है वो शॉर्ट लिव्ड थी, ये लाइन आ जाए आपको, पूछा जा सकता है इलैबोरेट या फिर गिव रीजंस। सो ऑब्वियसली लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग अ रेनफॉल सो दैट ही कैन रीप ग्रेट प्रॉफिट्स, बट दिस हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज सडनली रेनफॉल स्टॉप्ड एंड हेलस्टोन्स बिगैन टू fall.
Hailstones means frozen rain were compared to new silver coins, यानी कि रेन ड्रॉप्स जो थी उसमें बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट से, छोटे ड्रॉप्स को 5 सेंट से और हेल स्टोन्स को न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया है। तो अगेन ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया आपका। अब लास्ट डे भी पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ भाई 10 cents, 5 cents rain drops, big drops, small drops, and hailstones were compared to silver coins. Clear? All right. Next is hail rained 1 hour on the house, garden, hillside, cornfield, whole valley. कितने घंटे तक hailstone की बारिश होती रही? For 1 hour. The field was white covered with salt. पूछा जा सकता है कि फील्ड को किससे कंपेयर किया था आफ्टर इट वॉज कवर्ड विथ hailstones. It looked like it is covered with salt. ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा नमक गिरा दिया हो फील्ड पे, पूरी फील्ड जो है वो इस तरीके से दिख रही थी. The corn was totally destroyed. और किस चीज की खेती करते थे ये, अगेन पता चल गया कॉर्न की, and that completely was destroyed. Lencho was sad. A plague of locusts would have left more. Then वो किससे कंपेयर करते हैं इस डिस्ट्रक्शन को, कि अगर लोकस जो कि इंसेक्ट्स हैं उनका प्लेग भी आ जाता, एपिडेमिक भी आ जाता, तो उससे भी इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता. दे वुड हैव लेफ्ट एटलीस्ट समथिंग इन द फील्ड. तो यहाँ पर लेंचो हैज कंपेयर्ड द डिस्ट्रॉयड फील्ड विथ दैट ऑफ अ प्लेग ऑफ लोकस्ट. क्लियर? नो कॉर्न दैट ईयर. व्हाट वाज द रीजन? वो लेटर लिखते हैं टू गॉड बिकॉज देयर वाज नो कॉर्न दैट ईयर. Single hope, help from God, no one dies of hunger. पूछ सकते हैं what was that one belief or one hope of Lencho? That was his faith or his hope from God because he believed that no one dies of hunger. और कोई भी ऐसा ही नहीं कहता होगा कि कोई भी भूखे नहीं मरता है या भूखे नहीं सोता है. तो इसीलिए उनका भी ये मानना था कि भाई भगवान जो है that is the only last hope उनकी लाइफ में, जिनसे वो हेल्प मांग सकते हैं related to this matter. Clear? All right. Lencho was an ox of a man, knew how to write. अब यहाँ पे पूछा है भले ही Lencho was a person जो फार्मर थे, जो काम करते थे, he was an ox of a man. तो पूछा जा सकता है Lencho is compared to ox of a man. This means what? It means just the way ox is very hard working, similarly Lencho was also a hard working person. But जैसे ox को लिखना पढ़ना नहीं आता है, but Lencho knew how to write and तभी वो एक लेटर लिख पाते हैं. Following Sunday, यानी जो next Sunday आता है, wrote a letter which he himself would carry to town and place in the mail, a letter to God. क्यों बोला गया है letter to God? क्योंकि इसी पे क्या है पूरा चैप्टर. ठीक है, तो टाइटल जो है वो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो. हुआ क्या, जैसे ही डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ, only hope was God. He went and he wrote a letter. That was a letter to God and he just dropped it in the mail. लेटर में क्या लिखा था उन्होंने? अब पूछा जा सकता है व्हाट डिड लेंचो आस्क गॉड इन हिज फर्स्ट लेटर. सो नीड 100 pesos. उन्होंने लिखा गॉड आई नीड 100 pesos टू सो द फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. टू गॉड ऑन द एनवेलोप. उन्होंने क्या किया? ही मेंशन्ड इन हिज लेटर दैट आई नीड अ टोटल ऑफ 100 pesos सो दैट अगेन वो पूरी फील्ड को सो कर पाए एंड ऑल्सो तब तक के लिए वो अपनी फैमिली का सर्वाइवल और खुद का सर्वाइवल कर पाए. दैट्स वाई ही नीडेड 100 pesos. एंड फाइनली एनवेलोप पे उन्होंने क्या लिखा? टू गॉड. पोस्टमैन. अब इसके बाद जब ये लेटर जाता है तो क्या होता है? पोस्टमैन वो लेटर लेता है और किसके पास लेके जाता है? पोस्ट मास्टर के पास. तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर्स की एंट्री होती है. सो पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, शोड हिम द लेटर टू गॉड. तो पोस्टमैन जो है वेंट टू हिज पोस्ट मास्टर और वहां पे जाके वो लेटर ले जाते हैं हंसते हुए. तो पूछा जा सकता है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन आफ्टर ही सॉ द लेटर? ही वाज लाफिंग हार्टिली. क्लियर? तो यहाँ पे अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. द पोस्टमास्टर. अब पोस्टमास्टर के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, दैट इज समथिंग जो आपको दिमाग में रखना है. नंबर 1, ही वाज अ फैट, एमिएबल. एमिएबल मतलब जो फ्रेंडली होते हैं, कॉर्डियल होते हैं, उनको कहते हैं एमिएबल. लाव्ड इमीडिएटली, turned serious, surprised to see the faith of Lencho, wished to have the same faith. अब इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसमें फाइनल जो जिस्ट है वो क्या है कि पोस्ट मास्टर जो है वो एक फैट और एमिएबल फेलो थे. ही वॉज फैट बट ही वॉज वेरी प्लेजेंट, वेरी फ्रेंडली पर्सन. जैसे ही वो लेटर देखते हैं ही ऑल्सो लाफ्ड एट फर्स्ट, बट फिर वो एकदम से सीरियस हो गए. किस चीज से सीरियस हो गए? टू सी हाउ मच faith Lencho had और how much faith that person had in God. और इतना faith भगवान में देखा उन्होंने किसी का, so he was serious about it and he also wished कि काश मेरा भी इतना hope, इतना faith होता भगवान में. Clear? Postmaster came up with an idea, answered the letter, needed something more than goodwill, ink and paper, asked for money from his employees, gave part of his salary. Several friends of his were obliged to give something for an act of charity. What did postmaster do? ये पूरा आंसर आपके सामने है इन पॉइंटर्स. क्लियर?
सबसे पहले पोस्ट मास्टर टोल्ड देम कि वी हैव टू आंसर दिस लेटर। अब लेटर को आंसर करने के लिए क्या चाहिए होता है, इंक चाहिए होती है, राइट, पेपर चाहिए होता है, और एक गुड विल, एक अच्छी विल चाहिए होती है, राइट। बट ये चीजें सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं थी इस लेटर के लिए, बिकॉज लेंचो ने क्या मांगे थे, 100 पेसोस, तो पैसे की जरूरत थी। तो क्या किया पोस्ट मास्टर ने, उन्होंने सारे एम्प्लॉयज से बोला कि पैसे दो थोड़े थोड़े, उन्होंने खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया और अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि यू कैन फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, थोड़ा दान करने के लिए चैरिटी के फॉर्म में कुछ पैसे दीजिए। और इस तीनों चीजों से, यानी कि एम्प्लॉयज से पैसे मांगे उन्होंने, खुद की सैलरी का पार्ट दिया, अपने फ्रेंड्स से चैरिटी के फॉर्म में पैसे मांगे, एंड फिर इससे उन्होंने टोटल पैसे जो है वो एनवेलप में रखकर लेंचो के लिए रख दिए। क्लियर? तो व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू टू हेल्प लेंचो, दैट इज समथिंग जो अभी हमें समझ आ गया। क्लियर? Put 70 pesos in an envelope addressed to Lencho, a letter containing only a single word as signature, God। क्या किया, टोटल कितने पैसे, टोटल 70 पेसोस, ये आपको ध्यान में रखना है कि टोटल 70 पेसोस थे जो उन्होंने लेटर में रखे। मांगे कितने थे, 100, दिए कितने, 70, क्योंकि इतने ही इकट्ठे हो पाए थे। और क्या सिग्नेचर लिखा, गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि हाँ भाई भगवान ने ही लेटर भेजा है। क्लियर? Postman himself handed the letter, postmaster experiencing the contentment of a man। तो पोस्टमैन जो है, लेंचो जो है, वो नेक्स्ट टाइम जाते भी हैं पोस्ट ऑफिस, इतना फेथ था उनको कि पक्का रिप्लाई आएगा। पोस्टमास्टर जो है वो, पोस्टमैन जो है वो खुद अपने हाथों से वो लेटर देते हैं लेंचो को, और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस में बैठकर वो एक्सपीरियंस कर रहे थे सेटिस्फैक्शन, वो कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस कर रहे थे, कि जो कि एक अच्छे काम करने के बाद फील आता है। क्लियर? Lencho was not surprised on seeing the money. Unbroken faith, became angry, counted the money. God could not have made a mistake। तो लेंचो जो है वो सरप्राइज्ड नहीं थे, हर किसी को सरप्राइज होना चाहिए कि भगवान ने पैसे भेज दिए, बट लेंचो का अनब्रोकन फेथ था, उसको बहुत विश्वास था, ही वॉज एक्सट्रीमली ही हैड फेथ इन गॉड, एंड दैट्स वाई ही वॉज नॉट सरप्राइज जब उनको पैसे मिलते हैं, बट वो गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही एनवेलप खोला 30 पेसोस कम थे, और इस चक्कर में वो गुस्से में आ जाते हैं, बट उनको ये नहीं लगता कि भगवान ने कम पैसे भेजे हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही आता है, और उस चक्कर में वो गुस्से में आ जाते हैं। क्लियर? ऑल राइट। Lencho started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his आइडियाज। तो यहाँ पर लाइन आ सकती है, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ को समझाइए। सो लेंचो जो है बहुत गुस्से में थे, उन्होंने फिर लेटर लिखना स्टार्ट किया भगवान को, बट बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही रियली वॉन्टेड टू एक्सप्रेस वट ही वॉज थिंकिंग अबाउट, दैट्स वाई ही वॉज रिंकलिंग हिज आईब्राउ। यानी कि वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे चेहरे पे कि ताकि वो बता नहीं पा रहे कि उनके एक्सप्रेस कैसे करें वो अपने आइडियाज को जो उनके दिमाग में चल रहा है। लेटर इन द मेल बॉक्स, पोस्ट मास्टर ओपन, और वो लेटर प्लेस कर देते हैं और वो पोस्ट मास्टर निकाल के पढ़ते हैं कि भाई अब क्या लिखा है लेटर में। लेट्स रीड इट। लेटर था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, don't send it through the mail because the post office employees are a bunch of क्रूक्स। तो होता क्या है, वो लेटर में क्या मेंशन करते हैं कि गॉड जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस आए हैं, यानी 30 पेसोस कम है, तो जो कम है पैसे उसको वापस से भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस बार मेल से मत भेजना क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी यहाँ पर डिसऑनेस्ट लोग रहते हैं। तो उनका मानना था कि यहाँ के लोगों ने ही वो 30 पेसोस निकाल लिए हैं लेटर से। तो इस तरीके से जब वो पोस्ट मास्टर पढ़ते हैं लेटर को, वो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फेथ था लेंचो का किस पे, भगवान पे, एंड ऑल्सो उनका क्या सोचना था अबाउट दीज एम्प्लॉयज, एंड ही डिड सो मच टू हेल्प लेंचो। बट कभी कभी होता है ना कि आप जो करते हो उसका आपको हमेशा फल मिले, दैट इज नॉट समथिंग ट्रू एवरी टाइम, तो वो चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है। सो दिस इज हाउ जो है एट द एंड लेटर वापस से लिखते हैं लेंचो टू गॉड, वेयर ही इज आस्किंग फॉर रिमेनिंग 30 पेसोस। क्लियर? ऑल राइट। सो हमें पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी। देखो हमने कितनी डिटेल में समझा इसको, और इतना कम टाइम लगता है रिवाइज करने में। दिस इज हाउ इफेक्टिवली आपको रिविजन करना है। क्लियर? तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो हमें समझ आ गए लेंचो के बारे में, क्यों लेटर टू गॉड लिखा, किसने हेल्प करी, कैसे हेल्प करी, नेक्स्ट कितने कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, ऑल्सो व्हाट हाउ मच मनी ही गॉट, फॉर हाउ मच मनी ही आस्क्ड और अगेन रोट अ लेटर, to with whom he has compared the falling raindrops and with whom he has compared the falling hailstones। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर का जिस्ट है। नाउ व्हाट यू गेट टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी मैसेज क्या है। नंबर 1, अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी अबाउट फेथ। इट्स अबाउट एक्सट्रीम फेथ कि कितना किसी में भी भरोसा रखो, तो इतना भरोसा रखो कि आप कितना भी अनब्रोकन फेथ हो, यानी आपको ये होना चाहिए कि हाँ भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है बट ये इंसान नहीं कर सकता, तो इतना फेथ होना चाहिए, एंड फेथ कैन गिव यू दैट रिजल्ट विच यू वांट। जैसे कि उनका फेथ देखकर ही पोस्ट मास्टर ने उनको पैसे दिए, तो एटलीस्ट ही गॉट सम हेल्प।
क्लियर? तो फेथ इज समथिंग जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है इस पूरे चैप्टर का. देन Lencho had tremendous faith in God, so you can elaborate this point based on this pointer. ह्यूमैनिटी ऑल्सो प्रिवेल्स. नेक्स्ट मैसेज जो आपको मिलता है दैट इज इंसानियत अभी भी बाकी है. ह्यूमैनिटी ऑल्सो प्रिवेल्स. इट मीन्स द वे पोस्ट मास्टर कलेक्टेड द मनी टू हेल्प अ पर्सन विदाउट इवन टेलिंग दैट पर्सन कि मैंने हेल्प की है, राइट? इसका मतलब ह्यूमैनिटी अभी भी है. हेल्प करना बताते हुए कि हाँ मैं हेल्प कर रहा हूँ, फोटो वोटो खिंचवा रहे हो, वो एक रियल हेल्प नहीं है. वहाँ ह्यूमैनिटी नहीं बोल सकते, वो दिखावा है. बट इस तरीके से जैसे पोस्ट मास्टर ने किया विदाउट बताना लेंचो को कि मैंने की है हेल्प और पैसे दे दिए. नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने बंच ऑफ क्रूक्स होगा तो वो बोल सकते थे कि मैंने पैसे दिए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो दिस मीन्स ह्यूमैनिटी ऑल्सो प्रिवेल्स इन दिस वर्ल्ड. सो दिस इज हाउ वी गेट दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस ऑफ द चैप्टर. वन इज एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, दैट इज एक्सट्रीम फेथ ऑफ लेंचो, एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटी प्रिवेल्स. सो दिस इज हाउ आपका एक पूरा रिविजन हो जाता है इस चैप्टर का. क्लियर? और नेक्स्ट इज द पोएम दैट इज डस्ट ऑफ स्नो. तो लेटर टू गॉड के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर हो गए हैं, मैसेज भी समझ आ गया. सिमिलरली अब देख लेते हैं कि भाई जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस पोएम में एग्जैक्टली क्या मेन पॉइंटर्स हैं, क्या पोएट आपको बताना चाहते हैं, व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम. सिमिलरली वी विल डिस्कस अबाउट फायर एंड आइस. क्लियर? तो डस्ट ऑफ स्नो ये पूरी पोएम है. द वे अ क्रॉस शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. तो यहाँ हमें पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज टेलिंग अस दैट वो जो है बहुत सैड मूड में थे, बिकॉज द डे आई हैड रूड का मतलब क्या है कि उन्होंने अपना दिन वेस्ट कर दिया, बिकॉज ही वॉज वेरी सैड. और उस सैड मूड में व्हेन ही इज जस्ट गोइंग समवेयर, तो एक हैमलॉक ट्री है विच इज अ पॉइजनस ट्री, उस पे बैठा हुआ है क्रो विच इज अगेन बोल सकते हैं एक सिग्निफाइड होता है एज समथिंग जो कि बताता है डेथ. क्लियर? तो ये दोनों जो है हैमलॉक ट्री और क्रो, ये दोनों सिग्निफाई करते हैं डेथ को. अब ये क्या करता है क्रो, ये बैठ गया है हैमलॉक ट्री पे, इसमें कुछ स्नो जमी हुई है, विंटर टाइम है, और थोड़ी सी स्नो जो है वो किस पे गिर जाती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे, यानी हमारे पोएट पे. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बोलते हैं कि मेरा मूड जो है वो सडनली चेंज हो गया एंड आई फेल्ट कि मैंने सैड रहकर अपने आधे दिन को वेस्ट कर दिया है. नाउ रिमेनिंग जो टाइम है उसे मुझे अच्छे से स्पेंड करना है. सो दिस इज द ओवरऑल जिस्ट. अब यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एग्जैक्टली आपको क्या बता रहे हैं, क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, व्हाट इज द मैसेज, लेट्स डिस्कस इट. सो इन दिस पर्टिकुलर पोएम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन पॉइंट इज दैट पोएट कौन है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. बिकॉज यू कैन बी गिवन द स्टैंजाज एंड यू कैन बी आस्क्ड इन द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस who is the poet या फिर who has penned down these lines, बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं डिफरेंट मॉडिफिकेशंस में. सो जस्ट बी क्लियर, दोनों ही पोएम्स जो है डस्ट ऑफ स्नो या फायर एंड आइस, बोथ हैव बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सेकेंडली अभी वो ये बता रहे हैं कि विंटर टाइम है, इट्स स्नोइंग ऑल अराउंड एंड ट्री इज कवर्ड विथ स्नो. विच ट्री? हैमलॉक ट्री. क्लियर? हैमलॉक ट्री होती है पॉइजनस ट्री, पॉइजनस है मतलब डेथ से रिलेटेड, तो समथिंग नेगेटिव जो है वो सिग्निफाई करता है ये हैमलॉक ट्री. सो इट्स ओवरऑल विंटर टाइम, इट्स स्नोइंग एंड स्नो इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दिस ट्री. पोएट इज इन अ बैड मूड वॉकिंग बाय अंडर अ हैमलॉक ट्री अ पॉइजनस ट्री. देखो अगर मैं इसको पूरा एलैबोरेट करके सेंटेंसेस लिख रही हूँ तो फिर वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते, वो पूरा पैराग्राफ बन जाएगा. क्लियर? तो क्या किया है देखो, डायरेक्ट लिख दिया है पोएट है इन अ बैड मूड वॉकिंग बाय और अंडर किसके, हैमलॉक ट्री, जो कि क्या है एक पॉइजनस ट्री. अब बताओ एट द एंड अगर इसको पढ़ के जाओगे तो रिविजन नहीं हो जाएगा, राइट? तो इसी तरीके से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं. अब तो प्रिपेयर्ड ही है नोट्स, आपको बस ये नोट डाउन कर लेना है और इन्हें रिवाइज करते रहना है इसी तरीके से, सो दैट हर एक चैप्टर हर एक पोएम जो है वो आपके माइंड में ब्यूटिफुली रजिस्टर हो जाए. क्लियर? तो अभी तक क्या समझ रहे हो, पोएट क्या है, बैड मूड में है एंड ही जस्ट वॉक्स बाय द ट्री, अंडर द ट्री, एंड वो ट्री कौन सी है, हैमलॉक ट्री, जिसे कहते हैं पॉइजनस ट्री. Crow is sitting on the same tree, shook down the dust of snow on the poet. और पोएट जो है वो उसी ट्री पे प्लेस्ड है, उसी पोएट बोल रही हूँ, क्रो जो है वो उसी ट्री पे बैठा हुआ है और वो जो है डस्ट ऑफ स्नो को थोड़ा गिरा देता है. किस पे? पोएट पे. मे बी वो वहां से उड़ रहा है या बैठा हुआ था तो थोड़ी जो स्नो की डस्ट है वो गिर जाती है. डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला है? बिकॉज जो स्नो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे डस्ट हो. क्लियर? अब क्या होता है, जैसे ही ये डस्ट पार्टिकल्स जो है पोएट के ऊपर गिरते हैं, स्नो पार्टिकल्स चेंजेस द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी. वो बहुत सैड थे, अब उनका मूड सैड से हैप्पी में चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस डस्ट ऑफ स्नो.
suddenly realized, who realized? Poet realized, obviously, right? तो poet को एकदम से realization होता है, wasted his time being in sorrow and now utilize his remaining day in doing some useful task. So he is like, he realized कि किस तरीके से मैंने अपना बाकी का दिन जो है वो वेस्ट कर दिया सैड मूड में रहकर, पर अब आगे का जो टाइम बचा, जो रिमेनिंग डे है, उसे मुझे इफेक्टिवली यूज करना है. सैडनेस वॉश्ड अवे बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट. तो यहाँ पे यही पता चलता है कि जो सैडनेस थी पोएट की, दैट्स वॉश्ड अवे, दैट जस्ट वैनिश्ड, चली गई सैडनेस किसके थ्रू? ये डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू. Filled with happiness gets ready to use the rest of the day. And क्या होता है, पोएट जो है वो completely happy हो जाते हैं. He is now feeling good and he has decided कि मुझे अपने बाकी के दिन को जो है usefully इफेक्टिव वे में यूज करना है. क्लियर? सो ओवरऑल अगर आप देखो तो दो स्टैंजाज हैं, दोनों को ही कितने अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिल गया है यहाँ पर कि पोएट जो है वो मूव कर रहे थे, अब सैड मूड में जा रहे थे, वो विंटर टाइम है, स्नो गिर रही है, हैमलॉक ट्री के नीचे से वो गुजरते हैं, हैमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा है एंड वो जो है थोड़ी सी स्नो डस्ट जो है वो पोएट पे गिरा देता है. क्योंकि पोएट सैड मूड में थे, एकदम से वो जो शार होती है डस्ट की, उसकी वजह से उनका मूड चेंज हो जाता है एंड सडनली वो रियलाइज करते हैं दैट आई हैव वेस्टेड दिस डे, द पार्ट ऑफ द day, but now I'll use it effectively. That is the remaining part of the day. So this is what is seen in change of the mood of poet. It was all because of the dust of snow. Clear? All right. So what do we get to understand from this poem? Message क्या है? Number one, worst things often lead to the best memories. देखो बहुत से messages हैं इस poem में. अगर वन ऑफ द मैसेजेस देखें तो वो ये है कि जो वर्स्ट चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, जो सबसे डिफिकल्टी वाला टाइम होता है, वो सबसे बेस्ट मेमोरीज देके जाता है. यानी कि यहाँ पोएट जो है उन्होंने पूरी पोएम लिख दिया इस चीज़ पे, दैट इज कि किस तरीके से उनका बैड मूड था, एकदम से स्नो डस्ट गिरती है, वर्स्ट डे था उनका लाइफ का क्योंकि बहुत सैड थे, बट वो भी एक बेस्ट मेमोरी में चेंज हो गया बिकॉज ही लर्न अ लेसन ऑफ लाइफ. सेकेंड जो कि सबसे इफेक्टिव मैसेज है और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज इस पोएम का, दैट इज अ क्रो विच इज कंसिडर्ड एज अ बैड ओमेन. यानी क्रो के बारे में ये सोचा जाता है कि अगर कहीं से क्रो गुजर रहा है, काला कौवा बोलते हैं, डेथ को सिग्निफाई करता है, राइट? तो यहाँ पे क्रो क्या है? एक बैड ओमेन. शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो. अब ये जो है स्नो को गिरा देता है, विच इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस कि क्रो ने डस्ट गिरा दी स्नो की, तो वो कुछ नेगेटिव होना चाहिए. फ्रॉम हैमलॉक ट्री. अब हैमलॉक ट्री भी क्या है? एक पॉइजनस ट्री, जो कि एक और क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक और पॉइजनस चीज या साइन ऑफ बैड ओमेन है. The poet feels a change of mood and he remains happy for the rest of the day. But इन्हीं चीज़ों की वजह से मूड में चेंज आता है किसके? पोएट के, और वो खुश हो जाते हैं. यानी दिख तो ये रहा था कि ये नेगेटिव है, क्रो नेगेटिव है, हैमलॉक ट्री नेगेटिव है, बट होता क्या है? एट दी एंड एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है इन पोएट्स मूड. तो पोएट यही समझाना चाहते हैं ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं कि ये डेथ को सिग्निफाई करता है, ये नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके से आप उस चीज़ को लेते हो कि इस डस्ट को गिरने को पोएट जो है वो इरिटेट हो सकते थे, बट ही टुक इट इन एन पॉजिटिव वे. क्लियर? सिमिलरली थर्ड जो इंपॉर्टेंट मैसेज अगर मैं बोलूं, दिस इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज. सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो ये है, अ स्मॉल इंसिडेंट में प्रूव टू बी ऑफ अ लार्जर सिग्निफिकेंस. इतना छोटा सा इंसिडेंट होता है, दैट इज स्नो गिरती है बस, और उससे इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, इतनी बड़ी चीज सीख जाते हैं पोएट, एंड दैट इज कि जस्ट सैड रहकर पूरे दिन को वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ यूजफुल करूं, जिसकी वजह से आगे का दिन मेरा बेहतर हो. सो दीज आर द थ्री मैसेजेस दैट हैज बीन कन्वेड इन दिस पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्लियर? तो पूरी जिस्ट समझ आ गई है, पूरी समरी समझ आ गई है, एंड ऑल्सो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मैसेजेस भी क्लियर हो गए. डन? अब हमें क्या देखना है? वी नीड टू सी द नेक्स्ट थिंग. यानी अब आपको देखो, अगर इसको इलैबोरेट करना हो तो आप किसे इलैबोरेट करोगे? छोटी छोटी चीजों को. जैसे लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन आवर फ्यूचर. नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स इन लाइफ विल मेक आवर लाइफ हैप्पियर. तो ये बोला ना, छोटी छोटी चीज कैन ब्रिंग अ वेरी बिग चेंज इन योर लाइफ. तो उसे कैसे इलैबोरेट कर सकते हो कि लिटिल थिंग्स कैन मेक ह्यूज चेंजेस. इट्स अपॉन यू, आप किस तरीके से उनको देखते हो. इट्स योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू सी दो स्मॉल थिंग्स, कि वो स्मॉल हैं इसी तरीके से, और दीज थिंग्स हैव क्रिएटेड अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन माई लाइफ. क्लियर? तो यही वो चीज है, यू शुड नोटिस दीज स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैम, सो दैट यू ऑल्सो काइंड
of learn an effective lesson in your life the way Robert Frost did. Clear? So these are different messages जो आप सीखते हो इस poem में से. Done? All right. Next हमें देखनी है the rhyming scheme of the poem. तो हमें पता है क्या करना है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखना है, फिर नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखना है. इफ दे साउंड द सेम, अगर वो राइम कर रहे हैं, देन वी विल राइट द सेम अल्फाबेट इन फ्रंट ऑफ देम, अदरवाइज न्यू अल्फाबेट आ जाएगा उनके सामने. क्लियर? सो क्रो क्या है आपका फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, तो वो क्या हो जाएगा ए. नेक्स्ट इज मी. अब क्रो और मी सेम साउंड करें क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा न्यू अल्फाबेट बी. नेक्स्ट स्नो. अब क्रो एंड स्नो आर साउंडिंग सेम, सो दिस विल ऑल्सो बी रिटन एज क्रो, जैसे कि ए. क्लियर? सिमिलरली लास्ट वर्ड है ट्री. अब ट्री और मी क्या कर रहे हैं? सेम साउंड, तो ये क्या हो जाएगा बी. तो ए बी क्या हो गई इसकी राइमिंग स्कीम. बहुत इजी होती है राइमिंग स्कीम, बस ध्यान से आपको ये देखना है कि कौन से वर्ड का साउंड सेम जा रहा है. डन. सिमिलरली नेक्स्ट स्टैंजा अगर हम देखें तो लास्ट वर्ड क्या है? हार्ट. तो हार्ट क्या हो जाएगा? ए. नेक्स्ट इज मूड. अब हार्ट और मूड सेम साउंड कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो दिस वुड बिकम बी. नेक्स्ट इज पार्ट. नाउ हार्ट एंड पार्ट ऑब्वियसली सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए. एंड देन र्यूड. तो मूड एंड र्यूड में सेम साउंड आ रहा है, तो दिस विल ऑल्सो बी बी. यानी सेम राइमिंग स्कीम है ए बी इन दीज स्टैंजास. क्यों कर रहे हो राइमिंग स्कीम रिवाइज? क्योंकि फिर एग्जाम में जाके टेंशन नहीं होगा. क्लियर? ऑल राइट. चलिए सिमिलरली डिस्कस करते हैं क्या है वो लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज हुई हैं, और इनकी डेफिनेशन भी रिवाइज करते जाएंगे. नंबर 1 है एलिट्रेशन. सबसे ज्यादा अगर ये यूज होती है ना पोएटिक डिवाइस, तो वो यही है. एलिट्रेशन का मतलब क्या है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. तो अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, बट वो कहाँ होना चाहिए? वर्ड के बिगिनिंग में. क्लियर? एक साथ प्लेस्ड हो या क्लोजली कनेक्टेड हो, ऐसे वर्ड्स के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होगा तो वो होगा एलिट्रेशन. जैसे हैज गिवन माई हार्ट में हैज में एच है फर्स्ट लेटर, और हार्ट में भी फर्स्ट क्या है? एच. एच साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, और ये क्या हो रहा है? रिपीट. तो दिस इज एलिट्रेशन. सिमिलरली एंड सेव्ड सम पार्ट. अब सेव्ड में एस का साउंड और सम में एस का साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट. दोनों ही हो रहे हैं बिगिनिंग में और दोनों ही क्या है? क्लोजली प्लेस्ड. तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट है एजोनेंस. अब देखो एलिट्रेशन समझ गए क्या था? बिगिनिंग में होना चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन. बिगिनिंग में मतलब जो भी वर्ड रिपीट हो रहा है वो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर होना चाहिए जो साउंड है, भले ही वो एक साथ प्लेस्ड हो या एक ही लाइन में एक दूसरे के गैप पे प्लेस्ड हो. क्लियर? नेक्स्ट है एजोनेंस. एजोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स. ए ई आई ओ यू, यानी कि आर्टिकल्स में हमने देखा था ना वॉवल्स का साउंड, दैट वाज अ से लेकर जो आप अह तक पढ़ते हो हिंदी में, वो साउंड्स होते हैं वॉवल साउंड्स. तो वो अगर रिपीट हो रहे हैं कहीं पे भी, बिगिनिंग में हो, एंड में हो, मिड में हो, तो ही वो क्या कहलाएगा? एजोनेंस. ठीक है? एलिट्रेशन का क्या था? कॉन्सोनेंट साउंड बट बिगिनिंग में ही होना चाहिए. एजोनेंस में कहीं पे भी चलेंगे वो वर्ड्स. क्लियर? नाउ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, और जो है एक ही लाइन में हो ऐसा कह सकते हैं. डन. जैसे शूक डाउन ऑन मी, तो ओ साउंड क्या है? वॉवल साउंड है. तो देखो शूक में, डाउन में और ऑन में कहीं पे वो मिड में है, कहीं पे वो बिगिनिंग में. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लाइन में एक साथ वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? एजोनेंस का एग्जाम्पल. क्लियर? अब नेक्स्ट जो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है वो है एनजैम्पमेंट. ये क्या होता है भाई? व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इट इज कॉल्ड एनजैम्पमेंट. इट्स जस्ट लाइक कि एक लाइन है आपकी स्टैंजा की, वो जो है स्टॉप नहीं हो रही, फुल स्टॉप नहीं है, वहां पे पॉज नहीं है, वो लाइन जो है नेक्स्ट में कंटिन्यू हो रही है. क्लियर? यानी पंक्चुएशन मार्क क्या बताता है आपको कि भैया रुक जाओ, राइट? बट अगर पंक्चुएशन मार्क नहीं है लाइन के एंड में, इसका मतलब वो लाइन नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू हो रही है. दैट इज व्हाट इज एनजैम्पमेंट. क्लियर? तो पोएटिक लाइंस जब कंटिन्यू हो तो वहां पर लिटरेरी डिवाइस हो जाती है एनजैम्पमेंट. दैट्स इट. ऑल राइट. अब ये पूरी पोएम ही देख लो तो एनजैम्पमेंट का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा. इट इज यूज्ड थ्रू आउट द पोएम. कैसे? द वे अ क्रो के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है, देन मी के बाद, स्नो के बाद, ट्री के बाद कहीं पंक्चुएशन नहीं है. फर्स्ट लाइन से जो आप बिगिन करते हो, एट द एंड जाके आपको फुल स्टॉप दिखता है. दिस मीन्स ये फर्स्ट लाइन पूरी कंटिन्यू हुई है आगे जाके, एंड दीज आर नोन एज एनजैम्पमेंट एग्जाम्पल्स. यानी कि यहाँ पर व्हेन द लाइन इज कंटिन्यूइंग इटसेल्फ विदाउट एनी पंक्चुएशन, दैट मीन्स इट्स एनजैम्पमेंट. क्लियर?
ऑल राइट, तो चलिए आपको ये लिटरेरी डिवाइसेस क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो में पोएट आपको क्या बताना चाह रहे हैं, लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है। अब जब आप वो नोट्स पढ़ोगे तो डस्ट ऑफ स्नो क्या हो गई, आपकी पूरी तरीके से रिवाइज हो गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसके क्वेश्चंस लगाने। क्लियर। सिमिलरली देख लेते हैं नेक्स्ट पोएम को, दैट इज मेंशन इन द सेम चैप्टर व्हिच इज टाइटल्ड एज फायर एंड आइस। अब फायर एंड आइस का टाइटल क्यों दिया गया है, इस पूरी पोएम में पोएट क्या बता रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग बोलते हैं वर्ल्ड विल एंड इन आइस। तो किस तरीके से पोएट का क्या मानना है कि वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, इसी में बातचीत चल रही है। दैट्स व्हाई दिस पोएम इज टाइटल्ड एज फायर एंड आइस। क्लियर। तो फर्स्ट चीज हम समझ गए टाइटल क्या है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पूरी पोएम को एंड देन वील डिस्कस द मेन पॉइंट्स एंड मैसेज ऑफ द पोएम। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो from what I have tasted का मतलब है यहाँ पोएट अपनी बात कर रहे हैं। क्लियर। इन डिटेल हम देख चुके हैं इसे इन अ सेपरेट वीडियो। इफ यू वांट टू जस्ट सी दी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी लाइन, गो एंड विजिट द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 10 so that you can see this particular video. राइट नाउ में क्या करना है, हमें रिवाइज करना है। राइट। तो किस तरीके से रिविजन के नोट्स बनाने हैं, तो नंबर 1 हमें समझ आ रहा है, पोइट कहते हैं कि कुछ लोग का मानना है कि वर्ल्ड जो है वो फायर में एंड करेगा, यानी इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि वर्ल्ड उसकी वजह से एंड हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि वर्ल्ड आइस में एंड करेगा, यानी कि बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर पीपल विल नॉट बी एबल टू लिव। राइट। तो इसकी वजह से आइस कैन बी द रीजन जो वर्ल्ड कैन एंड। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो पोइट किसके साथ खड़े हैं, वो बोलते हैं जितने मैंने डिजायर्स को टेस्ट किया है, कि जब किसी को ग्रीड किसी में लस्ट या किसी में वो डिजायर्स होते हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं फायर वाले लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। यानी ही ऑल्सो फील्स दैट फायर कैन बी द रीजन बिकॉज ऑफ दिस विच वर्ल्ड विल एंड। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब एंड। ठीक है। तो पोइट बोलते हैं बट अगर 2 बार वर्ल्ड एंड होगा, इफ इट इज टू एंड ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वो बोलते हैं तो मैं हेट को भी जानता हूं, क्योंकि वो आइस को यहाँ पे हेट से कंपेयर करें। फायर को किससे किया उन्होंने, डिजायर से। तो वो बोलते हैं कि मैंने हेटरेड भी देखा है, रिजिडिटी देखी है, कोल्डनेस देखी है लोगों में, तो उसकी वजह से वो आइस से कंपेयर करते हुए हेटरेड से बोल रहे हैं कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो वो बोलते हैं तो उतना ही मैं बोल सकता हूँ आइस भी कॉम्पिटेंट है कि वो भी इस वर्ल्ड को एंड कर सकती है। इफ वी टॉक अबाउट द हेटरेड अमंग पीपल, कि हेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम आइस और हेट को अगर कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि हेट कैन ऑल्सो बी द रीजन। तो आइस भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है टू एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पोइट एट द एंड बोलते हैं एंड वुड सफाइज। इसका मतलब दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वली कॉम्पिटेंट है, दोनों ही इक्वली इतने मजबूत हैं कि हाँ वो दोनों क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड का एंड कॉज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया लिटरल मीनिंग जो इस वर्ड्स का है। नाउ लेट्स रीड द मेन पॉइंट्स, देन वी विल सी द मैसेज ऑफ द पोएम। क्लियर। ऑल राइट। तो पोएट आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि पोएट तो सबसे पहले कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि दोनों ही पोएम्स के पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं द पोएट रेफर्स टू 2 प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ द 2 ways, दैट इज आइस और फायर। तो पोएट यहाँ पे दोनों प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं कि लोग बोलते हैं या तो फायर में वर्ल्ड एंड होगा या फिर आइस में होगा। फायर से कैसे बोलते हैं, चलिए कंपैरिजन देखते हैं। सम डे द अर्थ्स कोर विल गेट सो हीटेड अप दैट इट वुड लीड टू फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ्स सरफेस। फायर से कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है वर्ल्ड वुड एंड बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, कि वर्ल्ड जो है या अर्थ जो है वो इतनी हीटेड हो जाएगी कि उतने हाई टेम्परेचर में नोबडी विल बी एबल टू सर्वाइव, नो लिविंग बीइंग विल बी एबल टू सर्वाइव, दैट्स व्हाई द वर्ल्ड विल एंड। तो पोएट ने बता दिए 2 प्रेडिक्शंस, आइस और फायर। पहले फायर क्यों बोला है उन्होंने कि वो एंड हो सकता है, बिकॉज ऐसा मानना है लोगों का कि टेम्परेचर बढ़ेगा और एंड हो जाएगा अर्थ। सिमिलरली आइस का क्या बोलते हैं कुछ लोग कि टेम्परेचर जो है विल गो डाउन टू एन एक्सटेंट दैट विल मेक लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल। और अगर आइस की बात करें तो टेम्परेचर इतना गिर जाएगा अर्थ का कि उतने लो टेम्परेचर में नोबडी विल बी एबल टू सर्वाइव, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, इसीलिए द वर्ल्ड विल एंड। ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। अब पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू अस, लेट्स रीड इट। फायर इज कंपेयर्ड विथ ह्यूमन इमोशंस बाय द पोएट, और वो ह्यूमन इमोशंस है डिजायर एंड ग्रीड।
जो डिजायर होती है, हमारी ख्वाहिशें होती हैं, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स होते हैं, ग्रीड है, लालच है कि सब मुझे मिल जाए, वो फायर है। क्यों है फायर? बिकॉज फायर इज अनकंट्रोलेबल। सिमिलरली अनकंट्रोल्ड फायर ऑफ डिजायर्स एंड पैशन, कि वो ग्रीड, वो पैशन, वो डिजायर जो है वो अनकंट्रोलेबल है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, इसीलिए उसे पोएट ने फायर से कंपेयर किया है। एंड ही सेज व्हाट ही हैज टेस्टेड ऑफ डिजायर्स बिकॉज ही ऑल्सो डिजायर्ड फॉर सम थिंग्स, तो उनको पता है वो ग्रीड और वो डिजायर जो है इट कैन लीड टू एंड ऑफ द वर्ल्ड। The more you try to satisfy them, the more they grow. There is no end to it. Fire जो है वो जितनी आप उसको कोशिश करो बुझाने की, वो उतनी बढ़ती जाती है। Similarly, desires जो होते हैं, greed जो होती है, they also grow और increase more and more. उनको end नहीं कर सकते। इसीलिए पोएट बोलते हैं कि फायर कैन बी द रीजन, यानी डिजायर अमंग द पीपल जो है वो रीजन हो सकता है फॉर द वर्ल्ड टू एंड। Similarly, the poet says that from what he is aware about desires, he would favor the ones who say that it would be fire. तो poet किसको support कर रहे हैं? पोएट बोलते हैं जितने मैंने डिजायर्स को टेस्ट किया है, मैं जितना जानता हूं डिजायर्स को, मेरे हिसाब से इट वुड बी फायर विच वुड बी द रीजन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? तो फर्स्ट आंसर में पोएट ने क्या बोला है? दिस इज द कंप्लीट जिस्ट ऑफ इट। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज पोएट सेज इफ द वर्ल्ड हैज टू एक्सपायर ट्वाइस, वो बोलते ना पेरिश ट्वाइस, यानी कि अगर वर्ल्ड को 2 बार एंड होना होगा, आइज वुड इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट, तो आइज भी उतनी ही ताकतवर है जितना फायर है टू एंड द वर्ल्ड। कैसे? बिकॉज ही हैज अगेन कंपेयर्ड आइज ऑल्सो विद सम ह्यूमन इमोशंस, दैट इज आइज स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। जैसे आइस क्या होती है? कोल्ड, सख्त, राइट? उसी तरीके से ह्यूमन इमोशंस को किससे कंपेयर किया गया है? हेट्रेड, कोल्डनेस और रिजिडिटी को किससे कंपेयर किया गया है? आइस से। क्योंकि जो हेट होता है इंसान के दिमाग में वो भी वैसे ही होता है, कोल्डनेस, टफनेस, रिजिडिटी, हर किसी को पसंद ही नहीं करना, दैट इज कोल्ड रीजनिंग, कि आप जो हैं बिल्कुल बुरी तरीके से एंग्री वे में किसी भी चीज का रीजन दे रहे हो कि हाँ मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, आई हेट दिस पर्सन बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर? तो हेट्रेड, कोल्डनेस और रिजिडिटी जो है दे आर द वंस जिसे आइज सिंबलाइज कर रही है यहाँ पर। तो पोएट बोलते हैं कि अगर हेट्रेड की बात करें जो लोगों के दिमाग में है, जो एक दूसरे के दिमाग में है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है, धीरे धीरे वर्ल्ड एंड हो सकता है, सो ही फील्स कि वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स, एंड व्हेन वी विल नॉट बी एबल टू फील और सेंस those things, those difficulties of other people, तो फिर हम क्या करेंगे? ह्यूमैनिटी हमेशा के लिए खो देंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट आइज कैन ऑल्सो बी द रीजन जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है। क्लियर? तो क्लियर कट पोइट क्या बोल रहे हैं? फायर और आइस दोनों रीजंस बताते हैं लोग। मेरे हिसाब से फायर वुड बी द बेस्ट वन, क्योंकि उन्होंने जितना डिजायर्स, ग्रीड ये सब देखा है, उनके हिसाब से फायर रीजन होगा फॉर द वर्ल्ड टू एंड। बट अगर वर्ल्ड जो है वो 2 बार एंड होता है तो आइज यानी कि हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी कैन इक्वली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड टू एंड। क्लियर? तो यहाँ पे आपको आइज और फायर का सिंबलाइज पता होना चाहिए, मर्दम क्या पोइट सपोर्ट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आइज है वो क्या बता रही है, फायर क्या बता रहे हैं, कौन से इमोशंस, वो पता होना चाहिए। क्लियर? और आइज जो है वो इक्वली कॉम्पिटेंट है कब? जब अगर वर्ल्ड 2 बार पेरिश होगा तो। क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीट समरी। देखिए इतनी शॉर्ट में हमें ये पूरी पोएम जो है फिर से रिवाइज हो गई। डन? ऑल राइट। So what do the poet says is, the poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world will soon perish either way in fire or in ice. Both are equally sufficient for the end of the world. तो at the end conclusion ये निकलता है, पोइट बोलते हैं जिस तरीके से डिजायर्स बढ़ रहे हैं यानी फायर बढ़ रही है, जिस तरीके से हेट्रेड बढ़ रहा है यानी आइस बढ़ रही है, तो दोनों ही इक्वली सफिशिएंट हैं पूरे वर्ल्ड को एंड करने के लिए। यानी पोइट आपको समझाना चाहते हैं डिजायर्स, ग्रीड, कोल्डनेस, हेट्रेड को अपनी लाइफ में एंटर मत होने दो, बिकॉज दे विल स्लोली कंज्यूम यू एंड देन फाइनली एंड दी वर्ल्ड। क्लियर? ऑल राइट। So the message of the poem is just that poem tells us we let our emotions rule us, and if don't control them, they will surely bring us all on the verge of chaos. So what you have learned from this poem कि पोएट बोल रहे हैं कि इमोशंस जो होते हैं हमारे, जैसे कोल्डनेस, किसी के प्रति हेट्रेड, डिजायर्स, ये सब हमें रूल करने लगते हैं। सो वी शुड नेवर अलाउ आवर इमोशंस टू रूल अस, इट शुड बी अस हु कैन कंट्रोल देम। क्लियर? तो ये इमोशंस लाना ही मत दो, क्योंकि आपको इतनी तरीके से रूल करने लगते हैं, ओवर पार करने लगते हैं, दैट सम डे इट वुड क्रिएट chaos in your life and also it would lead end to your life also and your world also. Clear? So this is how the poet wants to tell us this. Done? All right.
नाउ लेट्स डिस्कस द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, फायर, दिस वुड बिकम ए। नेक्स्ट इज आइज, अब फायर और आइज क्या है, बिल्कुल भी सेम साउंड नहीं कर रहे, तो दिस वुड बिकम बी। नेक्स्ट इज डिजायर, तो फायर और डिजायर सेम साउंड कर रहे हैं क्या, यस, तो दिस वुड ऑल्सो बिकम ए। नेक्स्ट इज फायर, अब फायर तो रिपीट ही हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ए, यानी ए बी ए क्या हो गई राइमिंग स्कीम, क्लियर। नेक्स्ट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट इज हेट, अब हेट और ट्वाइस सेम साउंड कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं, तो दिस इज बी। नेक्स्ट इज आइज, अब आइज और ट्वाइस क्या है, सेम है, तो दिस वुड ऑल्सो बिकम ए। नेक्स्ट इज ग्रेट, अब हेट और ग्रेट क्या कर रहे हैं, सेम साउंड, राइम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी। एंड फाइनली लास्ट क्या है, सफाइस, तो आइज ट्वाइस सफाइस ये सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। तो क्या हो गई राइमिंग स्कीम, ए बी ए बी ए, क्लियर। तो यही रिपीट होगी, ए बी ए देन ए बी ए, डन। तो ये राइमिंग स्कीम इस पूरे स्टांजा में कोई भी पूछ ले आपसे, यू विल बी रेडी टू आंसर इट, ऑलराइट, ओके। अब हमें देखने हैं डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम। नंबर 1 क्या है, एजोनेंस। अभी डिस्कस किया था हमने इन द प्रीवियस पोएम कि जब भी वॉवल साउंड्स जो है रिपीट हो रहे हो, भले ही वो मिड में हो, बिगिनिंग में हो, एंड में हो, वो क्या होगा, वो होगा एजोनेंस, क्लियर। सो इट इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ वर्ड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, जो एक साथ हो, ठीक है। तो एक साथ वॉवल साउंड, यानी जो आप हिंदी में पढ़ते हो अनार का पढ़ते हो अह तक, वो होते हैं सारे वॉवल साउंड्स। वो साउंड्स अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखे हुए वर्ड्स में रिपीट हो, बोल दो वहां पर एजोनेंस यूज हुआ है, क्लियर। जैसे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहां पर देखो ये ओ साउंड जो है, दोज हु, तो ये ओ साउंड आ रहा है, ये क्या है, वॉवल साउंड, तो यहां क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखे हैं, ओ साउंड रिपीट हो रहा है, वर्ड नहीं बोला, साउंड बोला है, बार बार बोलूंगी, साउंड वर्ड ध्यान में रखना, वर्ड देख के करके आओगे तो गलती हो जाएगी, क्लियर। तो साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एजोनेंस, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट जो यूज हुई है, जो हर जगह यूज होती है भाई हमारी लिटरेरी डिवाइस, वो क्या है, एलिट्रेशन। क्या होगा इसमें भी, रिपीटेशन होगा, किसका, कॉन्सोनेंट साउंड्स का, बट सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में, लाइन की बात नहीं की, हर एक जो भी वर्ड है, अगर एक लाइन में कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग में रखे हुए वर्ड्स में रिपीट हो, उसे कहोगे एलिट्रेशन, क्लियर। सो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, या तो एक साथ हो या क्लोजली कनेक्टेड हो, यानी सेम लाइन में हो, उसे कहोगे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होने की वजह से एलिट्रेशन। जैसे फेवर फायर, तो फेवर में देखो एफ बिगनिंग में है, फायर में भी एफ बिगनिंग में है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड। एफ साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, हो क्या रहा है, रिपीट, तो भैया तीनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड, मतलब ये क्या है, एलिट्रेशन, क्लियर। सिमिलरली वर्ल्ड विल, तो वर्ल्ड में क्या है, देखो फर्स्ट वर्ड डब्ल्यू, विल में क्या है, डब्ल्यू, दोनों में व साउंड हो रहा है रिपीट, व साउंड है क्या, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होगा कि कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में इमेज क्रिएट कर दें, उसे कहोगे इमेजरी, वेरी इजी। सो लिटरेरी डिवाइस दैट रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज, दैट इज वर्ड्स दैट क्रिएट्स अ पिक्चर विद वर्ड्स फॉर अ रीडर, यानी हम पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो रहा है, मतलब वो इमेजरी है। जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो हम इमेजिन कर पा रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ गया, अर्थ एंड हो गया, वोल्केनो वगैरह कुछ हम कर पा रहे हैं इमेजिन, ये क्या हो गई, इमेजरी। To say that for destruction ice is also great, यानी यहाँ पर हमें ये भी चीज समझ आ रही है कि ice is also great, मतलब हम देख पा रहे हैं कि ग्लेशियर्स पिघल गए, टेम्परेचर बहुत कम हो गया, यहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल जाना तो इस ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक इमेज क्रिएट कर रहा है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, literary device that consists of repeating a sequence of words at the beginning of neighboring clauses। देखो एनाफोरा और रिपीटेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, रिपीटेशन मतलब कहीं पे भी रिपीट हो रहा है, एनाफोरा मतलब रिपीट हो रहा है बट एट द बिगिनिंग, ठीक है। जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और नेक्स्ट लाइन है सम से इन आइस, क्या है, क्लोजली प्लेस्ड, क्या हो रहा है, बिगिनिंग में रिपीटेशन हो रहा है सम से का, सेम वर्ड्स का, तो ये क्या हो गया, एनाफोरा, क्लियर। तो एनाफोरा मतलब क्या है कि जो सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं वो बिगिनिंग में हो रहे हैं, और अगर ये चीज यहाँ रिपीट हुई, फिर कहीं और जाके रिपीट हुई, या नेक्स्ट लाइन के कहीं मिड में जाके रिपीट हो गई, वो हो जाता रिपीटेशन, क्लियर, ऑलराइट।
नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? लिटरेरी डिवाइस दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं अपनी कोई क्वालिटी बोलूं कि मैं आई एम वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, और मैं बोल दूं दिस पेन इज वेरी हैप्पी, अब पेन हैप्पी होता है क्या? नहीं। बट अगर मैं अपनी पोएम में लिख दूं कि पेन इज वेरी हैप्पी, इसका मतलब मैंने एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन इमोशन दे दिया, तो ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, इसको अंडरलाइन पूरे में करना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां हमने फायर और आइस को किससे कंपेयर किया है? ह्यूमन इमोशन से। यानी जो यहाँ पे पोएट हैं वो ये बोल रहे हैं फायर जो है वो डिजायर के लिए स्टैंड करता है, आइस जो है वो हेटरेट के लिए। सिर्फ इन लाइंस की बात ही नहीं कर रहे, पूरी पोएम में ही बोल सकते हो कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, क्योंकि पोएट ने फायर को ह्यूमन इमोशन दे दिया, आइस को ह्यूमन इमोशन दे दिया। क्या किया? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन इमोशंस दे दिए। इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब यहां पर कैसे बोल रहे हो पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है? बिकॉज ह्यूमन इमोशंस एंड हैव द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी इन दोनों में पावर है ह्यूमन इमोशंस के जैसे। तो फिर क्या हो गया? हमने पर्सोनिफाई कर दिया फायर और आइस को। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एन्जैम्पमेंट। अभी समझे हम, लाइन्स जो है वो रन कर रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन। सो व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन, इट इज कॉल्ड एन्जैम्पमेंट। सेम का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज, मतलब वही लाइन जो है वो कंटिन्यू हो रही है, हम उसको एक साथ पढ़ रहे हैं दूसरी लाइन के साथ। फॉर एग्जाम्पल सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ कोई पंक्चुएशन है? नहीं। सम से इन आइज, यानी हमको एक साथ पढ़ना है इसको। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, तो पंक्चुएशन नेक्स्ट लाइन में आया, तो ये हो गया एन्जैम्पमेंट। सिमिलरली फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो हमें इनको एक साथ पढ़ना है बिकॉज यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है बट फायर के बाद पंक्चुएशन है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन्जैम्पमेंट। क्लियर? तो आपको एन्जैम्पमेंट कैसे दिख जाएगा? बस एक लाइन है, उसके बाद पंक्चुएशन ना होकर नेक्स्ट लाइन में हो, या थर्ड या फोर्थ या प्रीवियस पोएम की तरह एट द एंड हो, वो एन्जैम्पमेंट का एग्जांपल है। डन? ऑल राइट। So with this we come to an end of complete one shot revision of the first chapter, that is a letter to God, and also both the poems that are mentioned in this chapter, Dust of Snow and Fire and Ice. तो इतनी जल्दी देख रहे हो, हमने इतने कम टाइम में नोट्स भी बना लिए, हमने इतने कम टाइम में पूरी समरी भी डिस्कस कर ली, राइमिंग स्कीम देख ली, लिटरेरी डिवाइस देख ली है, मैसेज भी देख लिया हर एक चैप्टर और पोएम का। इसी तरीके से इफेक्टिव यूज करना है आपको अपने रिविजन टाइम का। प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, इन डिटेल वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो देख लो। फिर उसके बाद रिविजन के लिए ये वीडियोस को भी आप क्या कर सकते हो, नोट्स की तरह फॉलो कर सकते हो, दैट यू नो हाउ टू रिवाइज दी चैप्टर्स एट द लास्ट मोमेंट। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होगा, ये चैप्टर्स रिवाइज हो तो रहे हैं, बल्कि रजिस्टर भी हो जाएंगे आपके माइंड में इतने अच्छे तरीके से कि यू विल नेवर फॉरगेट देम। क्लियर? सो वी विल एंड दिस वीडियो ऑब्वियसली विद वन थॉट, लेट्स रीड इट। An exam is not only a test of your academic knowledge, it is also a test of your calmness, stability and courage. Good luck. This means what? कि आप में कितनी हिम्मत है प्रिपेयर करने की, रोज रिलीजियसली स्ट्रैटेजी फॉलो करने की, काम रहकर, पेशेंट रहकर, स्टेबल रहकर इन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, एंड एट द एंड ऑफ द एग्जाम हैप्पीली जाकर, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन हैप्पीली जाकर अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना, ये क्या होता है आपका रियल टेस्ट। सो इट्स जस्ट नॉट योर अकेडमिक नॉलेज, इट ऑल्सो टेस्ट ऑल दीज थिंग्स और क्वालिटीज दैट यू कैन ऑल्सो टेस्ट, कि आप में कितना स्टेबिलिटी है, कितने काम हो, कितने करेजियस हो। क्लियर? सो गुड लक गाइज, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, एंड वट एवर आई कैन हेल्प यू विथ आई विल डेफिनेटली डू दैट, सो दैट यू गाइज रियली शाइन विथ फ्लाइंग कलर्स एंड you get full marks. Clear? All right. So with this we come to an end of the topic. That is one short revision of the very first chapter of First Flight. I hope you got to understand everything in this particular video. Now in the next video we'll meet very soon with the next topic. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.